ये बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक राजा था। उसके जैसा समझदार और ज्ञानी कोई नहीं था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वो बहुत जिद्दी था। एक रात उसने सपना देखा कि एक बगीचा है जिसमें मोर के पंखों जैसे फूल खिल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने दरबार लगाया। उसने सामने ज्योतिषी, विद्वान और सपने का मतलब बताने वालों को बुलाया और अपना सपना बताया और उसका मतलब पूछा। सब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, महाराज, इस सपने का कोई मतलब नहीं है और हर सपने का मतलब होता भी नहीं। लेकिन राजा को जिद हो गई कि या तो इस सपने का मतलब बताओ या ऐसा फूल मुझे अपनी आंखों से दिखाओ, वरना आज दरबार खत्म नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई। दरबारी हैरान परेशान, भूखे प्यासे बैठे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुंह से कुछ बोले। राजा ने एक थाली में पान का बीड़ा बनवा कर रख दिया कि जो हिम्मत वाला ये काम कर सकता है वो ये बीड़ा उठा ले। लेकिन कौन अपनी जान का दुश्मन था जो ये काम करता? राजा की एक ही बेटी थी जो बहुत खूबसूरत, समझदार, बहादुर और हिम्मत वाली थी। जब उसने दरबार का ये हाल देखा तो आकर बीड़ा उठाकर खा लिया। राजा हक्का बक्का रह गया। बेटी, ये तूने क्या कर दिया? शहजादी बोली, पिताजी, आपने इतने लोगों को भूखा प्यासा मारने का इंतजाम कर रखा है। इससे तो अच्छा है कि अकेली मेरी जान चली जाए। या तो मैं आपको ऐसा फूल लाकर दिखाऊंगी या फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। दरबार खत्म हो गया। इतने लोगों के सामने ये घटना हुई कि राजा हाथ मलकर रह गया। मान सम्मान का सवाल था। मां ने सुना तो कलेजा पकड़ लिया। अपनी इकलौती बेटी राजा के सम्मान की भेंट चढ़ने जा रही थी। शहजादी की सगाई यमन देश के राजा से हो चुकी थी और 1 साल बाद शादी तय हुई थी। महल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि ये मुसीबत आ गई। तीर कमान से निकल चुका था। शहजादी ने मां बाप को यकीन दिलाया कि या तो मैं 1 साल के अंदर वापस आ जाऊंगी या अगर मर गई तो यमन के राजा से माफी मांग लीजिएगा। शहजादी ने मर्दाना भेष बनाया, थैला भरकर तलवार ली और कुछ खाने पीने का सामान लेकर भगवान भरोसे अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। वो जंगल जंगल, बस्ती बस्ती सफर करती रही। जिस भी शहर या बस्ती में जाती, सराय में ठहरती और सराय के मालिक से पूछती कि यहां कोई देखने लायक जगह तो नहीं है। लेकिन कहीं कोई मोर बाग नहीं मिला। 2 महीने के सफर के बाद एक शहर में पहुंची जो बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। जिस सराय में ठहरी, वहां के मालिक से वही सवाल पूछा। बूढ़ा बोला, बेटा, यूं तो ये पूरा शहर ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहां के राजा का एक निजी बगीचा है जहां सुना है मोर के पंखों जैसे फूल खिलते हैं, लेकिन वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कड़ा पहरा रहता है। राजा सिर्फ अपने खास दोस्तों को ही वहां जाने देते हैं। शहजादी को अपनी मंजिल तो मिल गई, लेकिन सवाल ये था कि उस बगीचे तक पहुंचा कैसे जाए। शहजादी ने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं मुसाफिर हूं, रोजगार की तलाश में भटक रही हूं। मुझे अपने यहां काम दे दो। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं खुद गरीब आदमी हूं, तुझे क्या दूंगा? हां, अगर किसी तरह तू राजा तक पहुंच जाए तो तेरी किस्मत बन सकती है। यहां का राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु है। हर महीने की नवचंडी बृहस्पतिवार को शहर में राजा की सवारी निकलती है। वो जरूरतमंदों की फरियाद सुनता है और जरूरतें पूरी करता है। अगर तू किसी तरह राजा को प्रभावित कर ले तो तेरा काम बन सकता है। शहजादी ने मन में हिसाब लगाया। नवचंडी में अभी 15 दिन थे। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, इस देश का नाम क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, इस देश का नाम यमन है। मौजूदा राजा पिछले साल ही अपने पिताजी की मौत के बाद गद्दी पर बैठा है। शहजादी यमन का नाम सुनकर परेशान हो गई। यानी वो अपने ही होने वाले ससुराल में है और उसे अपने ही होने वाले पति से मिलना है। लेकिन वो हिम्मत वाली थी, जरा भी नहीं घबराई। 15 दिन तक उसने बूढ़े की सराय में ऐसे ऐसे मजेदार खाने बनाए कि उसकी सराय की शोहरत
दूर दूर तक हो गई और बूढ़े की आमदनी दोगुनी चौगुनी हो गई। बूढ़ा दुआएं देते नहीं थकता था। वो राजा की बेटी थी, लेकिन हर काम में निपुण थी। नवचंडी को शहजादी ने बहुत प्यार और लगन से नान खटाई बनाई, ऐसी स्वादिष्ट कि देखने वाले की नजर हटती नहीं थी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर थाली में रखकर रास्ते में खड़ी हो गई, जहां से राजा की सवारी आने वाली थी। सवारी आई तो उसने बहुत आदर से प्रणाम करके तोहफा पेश किया। राजा की नजर तो उसके खूबसूरत चेहरे पर ऐसी अटक गई कि वो देखता ही रह गया। राजा ने तोहफा कबूल करके कहा कि ये हमारे दस्तरखान पर परोसा जाएगा और अजनबी लड़के को इनाम देना चाहा। लेकिन उसने आदर से खड़े होकर कहा, महाराज, मुझे इनाम नहीं, नौकरी चाहिए। मैं परदेसी हूं और काम की तलाश में भटक रहा हूं। राजा ने अगले दिन दरबार में बुलाया और उसे बावर्ची खाने का दरोगा बना दिया। लेकिन राजा तो उसके ऐसे दीवाने हुए कि हर वक्त उसे साथ रखने लगे। शतरंज हो या घुड़सवारी, तलवारबाजी हो या उसके जहर घोलने के तरीके, राजा उतना ही उसका कायल हो जाता। ये सब था, लेकिन न जाने क्यों राजा की मां को शक था कि ये जो लड़का दिखता है वो है नहीं। एक दिन राजा ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, मैंने जो नया लड़का नौकर रखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके हाथ लड़कियों जैसे हैं, लेकिन भेष मर्दाना है। मां ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है? बहुत सी ऐसी आजमाइशें हैं जो हकीकत का पता दे देंगी। ऐसा करो कि एक बाजार लगाओ, एक तरफ हथियारों की दुकानें हों और एक तरफ गहनों की। फिर उसे अपने साथ लेकर जाओ। अगर लड़की है तो बिना सोचे समझे गहनों की तरफ देखेगी, और अगर लड़का है तो हथियारों पर नजर जाएगी। चुनांचे राजा ने ऐसा ही किया। बाजार लगवाया और अजनबी को लेकर शहर घूमने निकला। बाजार में पहुंचकर शहजादी समझ गई कि उसका इम्तिहान है। उसने गहनों की तरफ मुंह नहीं किया, बल्कि बराबर हथियार देखती रही और उनकी तारीफ करती रही। आखिर राजा को कहना पड़ा, भाई, एक नजर इधर भी तो डालो। इस पर वो झट से बोली, क्या महाराज, आप भी औरतों की तरह गहने देख रहे हैं? इधर देखिए, ये मर्दों के गहने हथियार हैं। राजा बेचारा अपना मुंह लेकर रह गया। महल में पहुंचे तो मां ने पूछा, क्या हुआ? राजा ने सारा हाल बताया। अब मां बोली, बेटा, वो लड़का ही होगा। अक्सर लड़के दाढ़ी मूंछ निकलने से पहले लड़कियों जैसे लगते हैं। लेकिन राजा को वही परेशानी थी कि हाथ भी लड़कियों जैसे और मुंह भी लड़कियों जैसा। अब मां ने कहा, अच्छा, एक आजमाइश और है। खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डलवाओ। अगर लड़की है तो हाय हाय करने लगेगी, और लड़का है तो चाहे आंखों से पानी बहे, लेकिन हाय नहीं करेगा। अगले दिन राजा ने बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि आज खाने में बहुत ज्यादा मिर्च होनी चाहिए। शहजादी तो थी बावर्ची खाने की मुखिया। उसे पता चल गया कि आज फिर मेरा इम्तिहान है। वो घूमती हुई महल के बाहर निकली और खाने से आधा घंटा पहले हकीम से अपने मुंह में सुन्न करने की दवा लगवाई। दस्तरखान बिछा। राजा ने पहला निवाला ही लिया था कि हाय हाय करने लगा, जबकि वो आराम से मजे लेकर पूरा खाना खा गई। न मुंह से हाय निकली और न आंखों से आंसू। उल्टा राजा से ही बोली, क्या महाराज, आप औरतों की तरह हाय कर रहे हैं? रानियों के महल में पहुंचकर राजा ने मां को सारी बात बताई। अब मां ने फिर समझाया, बेटा, वो लड़का ही है, तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन राजा की वही बात थी कि हाथ भी लड़कियों जैसे और मुंह भी लड़कियों जैसा। अब मां ने कहा, एक आजमाइश और है, और ये आखिरी है। तुम पहले चमेली के फूलों की सेज बनवाओ और उसे उस पर सुलाओ। अगर लड़की है तो फूल बिल्कुल कुचल जाएंगे, और अगर लड़का है तो उनमें कुछ ताजगी बाकी रहेगी। राजा ने माली को 2 फूलों की सेज बनाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा कि आज रात हम लोग बगीचे में सोएंगे। शहजादी ने फूलों की सेज बिस्तर पर सजी देखी तो फौरन समझ गई कि माजरा क्या है। उसने माली को एक सोने का सिक्का दिया कि बिल्कुल ऐसी ही सेज मेरे लिए भी बनाकर लाओ
और बाग में बिस्तरों के करीब झाड़ी में छुपा देना। माली ने ऐसा ही किया। रात को राजा तो सो गया, लेकिन शहजादी जागती रही। रात से कुछ पहले उसने अपने बिस्तर से बासी फूलों की सेज हटा दी और ताजे फूलों की सेज बिछाकर आराम से सो गई। 1 घंटा गुजरा होगा कि सुबह का वक्त हो गया। राजा उठा और उसे जगाया। फिर दोनों सेज लिए हुए मां के पास पहुंचे। राजा अपनी सेज पर रात भर सोया रहा। फूल कुचल गए, बासी हो गए, लेकिन दूसरी सेज बिल्कुल ताजा थी। अब मां ने कहा, बेटा, अब शक छोड़ दो, वो लड़का ही है। राजा चुप हो गया। शहजादी को कुछ भरोसा हो गया कि राजा पूरी तरह उस पर एतबार करने लगा है। तो एक दिन वो बोली, राजा साहब, मैंने सुना है कि आपके एक बाग में मोर के पंखों जैसे फूल खिलते हैं। आपने मुझे आज तक नहीं दिखाए। राजा शर्मिंदा हो गया और फौरन उसे लेकर बाग में पहुंचा। बाग क्या था? यूं कहो कि जन्नत जमीन पर उतर आई थी। हर तरफ मोर के पंखों जैसे फूल खिल रहे थे। शहजादी ने जी भरकर तारीफ की। बोली, मेरा जी चाहता है कि यही रहूं। राजा ने कहा, तो आज आया करो। किसने रोका है? शहजादी बोली, लेकिन यहां तो कड़ा पहरा है। राजा ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहो आ सकते हो। पहरेदारों को बुलाकर कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें बाग में आने से न रोका जाए। शहजादी को तो मन की मुराद मिल गई। एक रात मौका पाकर बाग से 2 फूल तोड़ लिए और कपड़ों में छुपा कर ले आई। उसी रात को जब सब सो गए और पहरेदार भी ऊँघ गए, तो उसने राजा के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसे अपने बिस्तर पर रखकर महल से निकल आई। उस समय उसका वफादार घोड़ा बंधा हुआ था। उसने घोड़े को ऐड लगाई और यमन की सरहदों से दूर निकल आई। वहां सिपाही उसे राजा के साथ बार बार देख चुके थे, इसलिए उसे किसी ने रोका नहीं। अगले दिन सुबह राजा ने अपने नौकर को जगाया तो नौकर ने लाकर चिट्ठी रख दी। लिखा था, मैं अमुक यमन की शहजादी आपकी मंगेतर हूं। आपने बड़ी बड़ी आजमाइशें की, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जब तक आपकी 5 शादी नहीं करवा दूंगी, आपके पास नहीं आऊंगी। राजा ने पढ़ा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। फौरन मां को बुलाकर दिखाया और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो सबको चूना लगा गई और ऊपर से धमकी भी दे गई। मैं भी कसम खाता हूं कि जब तक उसका 2.5 चुल्लू खून न पी लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। आप उसके घर पर पैगाम भेजिए कि हम इसी महीने बारात लेकर आ रहे हैं। उधर शहजादी की वापसी की खुशियां मनाई जा रही थी। जब तक ये पैगाम पहुंचा, शहजादी समझ गई कि ये बदला लेने की साजिश है। एक तरफ महल में जोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी और उधर शहजादी ने चोरी छिपे राजमिस्त्री को बुलाकर 100 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जल्दी से जल्दी एक लकड़ी की आदमकद गुड़िया बनाओ, जो अंदर से खोखली हो और अंदर सामान रखने का खाना और एक आदमी के खड़े होने की जगह हो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। गुड़िया तैयार करके मेरे कमरे के तहखाने में छुपा दो। शादी से 1 दिन पहले उसने मेहंदी और रंग से गूंथकर औरत का पुतला बनाया और उसके पेट में लाल शरबत भर दिया। अपनी राजदार सहेली को हिदायत कर दी कि विदाई के वक्त उसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा देना, लेकिन खबरदार, किसी को पता न चले। बारात भराई, धूमधाम से शादी हुई। विदाई भी धूमधाम से हुई। बाजे गाजे से ऊंटों और छकड़ों पर दहेज सजाकर बाराती यमन पहुंचे। शहजादी खुद उस लकड़ी की गुड़िया में छुप गई और जिस रास्ते से बारात की वापसी थी, वहां जाकर पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। वो जानती थी कुछ न कुछ होकर रहेगा, और वही हुआ। राजा गुस्से में आग बुला थे। आधे रास्ते पर पहुंचकर सब बाजे गाजे और दहेज को लौटा दिया और बारातियों से कहा कि वो अपनी राह लें। घोड़ों से कहा कि पालकी रख दें और जाओ। किसी को कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। शहजादी ने पहले ही मां बाप से कह दिया था कि अगर सामान लौट आए तो चुपचाप रख लें
और कोई झगड़ा न करे। जब सब लोग चले गए तो राजा गुस्से में भरे हुए आए और दुल्हन के पेट में खंजर भोंक दिया। लाल शरबत बहने लगा तो राजा ने अपनी कसम पूरी करने के लिए 2.5 चुल्लू भर खून पी लिया और बोले, कमबख्त का खून भी मीठा है। कुछ अफसोस और कुछ पछतावे में घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे चले तो पीछे से एक खटखट की आवाज आई। राजा मुड़कर देखा कि लकड़ी की एक आदमकद गुड़िया चली आ रही है। जंगल भी सुनसान, हर तरफ सन्नाटा, ऊपर से लकड़ी की खटखटाती औरत। राजा को थोड़ा सा डर लगा। डांट कर पूछा, कौन है तू और मेरा पीछा क्यों कर रही है? काठ की गुड़िया बोली, राजा साहब, मेरा नाम सुमन है। मैं शहजादी का खिलौना थी। उनका जी बहलाती थी। आपने मेरी शहजादी को तो कत्ल कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। लेकिन वो नहीं मानी। इसी तरह डांटे पड़ते आकर अपने देश पहुंच गए। सारा शहर सजा हुआ था। राजा और रानी के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। राजा को यूं अकेला देखकर सब परेशान हो गए। मां ने पूछा, दुल्हन कहाँ है? राजा बोले, मार डाला रास्ते में। कसम भी तो पूरी करनी थी। मां ने सर पकड़ लिया। तभी ठक-ठक की आवाज आई। देखा तो लकड़ी की एक गुड़िया खड़ी है। मां ने डरकर राजा से पूछा, ये कैसे ले आए हो? राजा बोला, पता नहीं कौन सी मुसीबत है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। गुड़िया बोली, आधा बेगम, मेरा नाम तो अनमोल है। मैं शहजादी का खिलौना थी। राजा साहब ने मेरी शहजादी को तो मार डाला। अब मैं कहाँ जाऊं? राजा बोला, मैं भी तुझे तोड़कर फेंक दूंगा। मां ने डांटा और कहा, खबरदार, इसे हाथ नहीं लगाना। बहुत दुख में आई है। अब चलो, इससे ही मेरा दिल बहल जाएगा। इसे रहने दो। इस तरह टुटमुन राजा साहब की मां की दोस्त बन गई। दिन भर उनसे बातें करती, किस्से कहानियां सुनाती, सलाह देती रहती थी। मां को भी इसकी आदत पड़ गई। रात को जब सब सो जाते तो शहजादी काट से निकल कर जाती। खाने पीने का सामान दिन भर के लिए अपने तहखाने में रखती और कमरा बंद करके थोड़ी देर सो जाती। सुबह के करीब वापस अपने काठ में घुस जाती। 6 महीने गुजर गए तो टुटमुन ने मां से कहना शुरू किया, बेगम साहिबा, राजा की शादी कर दीजिए। इतने बड़े महल में आप खिलौनों के साथ अकेली रहती है। बहू आ जाएगी तो कुछ रौनक हो जाएगी। पहले तो मां मना करती रही, नहीं, बेटे को पहली पत्नी के मारने पर बुरा कहते हैं। आखिर मान गई। अपने ही एक वजीर की बेटी से रिश्ता कर दिया। शादी की तैयारियां होने लगी। जब शादी में 2 दिन रह गए तो टुटमुन बोली, बेगम साहिबा, शादी का दिन आ गया। इजाजत हो तो मैं भी नदी पर जाकर अपना काठ धो लूं। मां बोली, है, तुम कैसे धोगी? निगोड़ी लकड़ी की गुड़िया। मैं किसी नौकरानी से कहती हूं, वो धो देगी। नहीं बेगम साहिबा, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मेरा कोई पुर्जा टूट गया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी शहजादी भी नहीं रही जो ठीक करवा देती। आप तो बस थोड़ा बेसन और चमेली का तेल मेरे हाथ पर रखते, मैं खुद धो लूंगी। मां मान गई तो टुटमुन खटखट करती नदी के एक सुनसान किनारे पर पहुंची। काठ की गुड़िया झाड़ियों में छुपाई, खुद बाहर निकलकर नहाई, साफ हुई, कपड़े बदले और लड़की वालों के यहां पहुंच गई। लड़की वालों ने हाथों हाथ लिया। अम्मा जान आ गई, अम्मा जान आ गई। शहजादी बोली, ना भाई, मैं अम्मा जान नहीं, पड़ोसन हूं। आपकी बेटी की शादी है, इसीलिए चली आई हूं। और कहने लगी कि पड़ोसन कितनी खूबसूरत है। इनकी आंखें तो देखो कैसे जगमगा रही है, जैसे हीरे हों। शहजादी बोली, बहन, मेरी आंखें तो इतनी छोटी छोटी थी, जैसे जिनमें हर वक्त पानी और कीचड़ बहता है। वो तो मेरी मां को किसी ने बताया कि नील की सलाई आंखों में फेरो। उस वक्त तो जरा तकलीफ हुई, फिर जो मेरी आंखें चमकी हैं तो तुम देख रही हो। औरतों में बातें होने लगी, हम भी अपनी बेटी की आंखों में नील की सलाई रखेंगे। आखिर राजा की रानी बनकर जा रही है,
इसकी आंखें भी हसीन दिखनी चाहिए। शहजादी तो सब लेकर आ गई और खटखट करती महल में पहुंच गई, और उधर उन जाहिल औरतों ने मिलकर सलाइयां मिलाकर लड़की की आंखों में फेर दी। लड़की दर्द से तड़पने लगी, आंखों से खून बहने लगा। डॉक्टर कीम दौड़ने लगे। इसी हालत में उसका निकाह हो गया। विदाई का वक्त आया तो पता चला कि लड़की अंधी है और उसकी हालत भी खराब है। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा कि मेरी इज्जत होकर मुझे धोखा दिया। तलाक भी मैंने इस लड़की को। बारातियों को हुक्म हुआ कि वापस चलो, तो मां बहू के इंतजार में बैठी थी। राजा को अकेला आता देखकर धड़क गई। अब क्या हुआ? दुल्हन कहाँ है? राजा गुस्से में बोला, अंधी बीमार लड़की से मेरी शादी करवा दी, मैंने तलाक दे दिया। मां ने सर पकड़ लिया। लगता है तेरी किस्मत में बहू नहीं। एक को मारा और दूसरी को तलाक दे दिया। राजा बोला, यहां शौक किसको है? मत कीजिए मेरी शादी। या तो टुटमुन अम्मा जान के कान भरती रही। 5-6 महीने गुजरे कि टुटमुन ने फिर राजा की शादी का तकाजा शुरू कर दिया। मां बोली, अरे रहने दो तुम, अब नहीं करनी मुझे किसी लड़की की शादी। टुटमुन कहने लगी, हे बेगम साहिबा, अल्लाह माफ करे, अब इसमें राजा का क्या कसूर? क्या अंधी लड़की ले आते? और मेरी शहजादी भी अल्लाह को प्यारी है तो मेरी मालकिन थी, लेकिन उसकी अक्ल ऐसी तेज थी कि राजा को धोखा दिया। वो भला कौन मर्द बर्दाश्त करता? अच्छा हुआ जो मार डाला। वैसे उन्होंने इतनी जानकारी रखी। अम्मा जान मान गई। अब के किसी अमीर लड़की को देखकर, अच्छी तरह देखकर शादी की तारीख पक्की करा दी। शादी में 2 दिन रह गए तो फिर टुटमुन काट धोने के बहाने निकली और दुल्हन के घर पहुंची। बड़ी खातिरदारी हुई। दुल्हन की मां बोली, देखो तो पड़ोसन के बाल कितने लंबे, घने और चमकदार हैं। हम अपनी बेटी के तो 50 चीजें आजमा कर थक गए, बाल बढ़ते ही नहीं। टुटमुन बोली, बहन, मेरे बाल तो इतने से सूखे मोटे झाड़ू जैसे थे कि क्या बताऊं। मेरी मां ने 50 दवाइयां लगाए पर कुछ न हुआ। दुल्हन की बड़ी बहन ने पूछा, फिर आपके बाल इतने खूबसूरत कैसे हुए? अरे क्या बताऊं। तो एक हकीम साहब ने बताया कि इसका लेप लाल चींटियों के अंडों को पीसकर उसमें हकीम साहब की दी हुई भस्म मिलाकर रात को सर पर लगाई। सुबह उठी तो ये लंबे बाल, चमकदार बाल लहरा रहे थे। दुल्हन की मां हाथ मलकर बोली, लाल चींटियों के अंडे तो मिल जाएंगे, बरसात का मौसम है, लेकिन हकीम साहब की भस्म कहां से लाए? टुटमुन ने झट अपने बटुए से एक पुड़िया निकाल कर दिया। ये लो, बची हुई भस्म मेरे पास है, अगर आपकी बेटी का भला हो जाए तो क्या कहने। दुल्हन वालों का ढेरों शुक्रिया वसूल करके टुटमुन अपने घर वापस आ गई। उन लोगों ने बेचारी दुल्हन के सर पर रात को लेप लगाया तो दुल्हन दर्द और खुजली के मारे रात भर तड़पती रही, और सुबह सवेरे सर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। शादी का दिन था, जैसे तैसे निकाह हुआ। राजा के जासूस ने जाकर राजा के कान में कहा कि दुल्हन न सिर्फ गंजी है बल्कि उसके सर पर जख्म पड़े हैं, और हकीम कहते हैं कि उसके सर पर कभी बाल नहीं उगेंगे। ये सुनना था कि राजा मारे गुस्से के चेहरा नोच कर खड़ा हो गया और तलाक देकर वापस महल में आ गया। मां ने सुना तो 1000 बातें सुना दी। राजा साहब, किसी बंदर से मेरा निकाह पढ़वा दें और मैं लगाऊं। क्या चाहती हैं आप? खैर, राजा की मां ने जांच करवाई तो पता चला कि वहां की बात सच थी। दिल मसोस कर रह गई। भगवान की मर्जी समझकर चुप हो गई, लेकिन बहुत दुखी थी। वक्त गुजरता गया, बात पुरानी हो गई तो फिर टुटमुन ने फिर राजा की शादी का तकाजा शुरू कर दिया। पहले तो मां ने साफ इंकार किया, लेकिन फिर वो ऐसी हो गई कि किसी और अमीर की बेटी देखी गई। सभी डरे हुए थे, लेकिन राजा के घर से पैगाम आए तो इनकार की गुंजाइश कहा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हमेशा की तरह शादी से 2 दिन पहले फिर टुटमुन अपना काट धोने गई और दुल्हन वालों के यहां जा पहुंची। सबने हाथों हाथ लिया। अब सब बहुत डरे हुए थे कि टुटमुन ने बताया,
दरअसल राजा साहब को बेहद खूबसूरत लड़की चाहिए। लड़की में कमी होती है तो वो तलाक दे देते हैं। दुल्हन की चाची बोली, लड़की तो हमारी बहुत खूबसूरत है, बस जरा दांत टेढ़े मेढ़े हैं। पड़ोसन, आपके दांत तो मोतियों की तरह जुड़े हुए हैं, क्या कोई नुस्खा बताइए। अभी तो 2 दिन हैं, हम अभी कुछ कोशिश कर लेंगे। टुटमुन बोली, हाय, मैं क्या बताऊं, मेरे दांत तो ऐसे खराब थे कि बस छोटे छोटे चूहे जैसे पीले, और ऊपर का दांत तो होठों पर रखा रहता था। मेरी मां एक हकीम साहब के पास लेकर गई। बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक जादुई मंजन दिया और कहा कि आगे के 8 दांत उखाड़कर रात को ये मंजन लगाओ। मेरी मां ने ऐसा ही किया। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अगले दिन सुबह जादू के जोर से सारे दांत दोबारा निकल आए और ऐसे खूबसूरत। दुल्हन की मां बोली, लेकिन वो फकीर और वो मंजन हमें कहां मिलेगा। टुटमुन ने झट बटुए में से मंजन की पुड़िया निकाल कर दी। ये मेरा बचा हुआ मंजन, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। टुटमुन तो खानदान को एहसान के बोझ तले छोड़कर चली गई और लोगों ने उसी रात लड़की के दांत उखाड़कर उन्हें मंजन मल दिया। लड़की बेचारी का सारा मुंह सूजा हुआ और तकलीफ से जान निकली जा रही थी, लेकिन बात छुपाई गई। निकाह हो गया। खाना खाकर जब विदाई का वक्त हुआ तो राजा के खास लोगों ने राजा को असल दुल्हन के बारे में बताया। राजा का जो से बुरा हाल था। तमाशा बनाकर रख दिया है मुझे मेरी ही प्रजा ने। तलाक लेकर चला आया। मां को विदाई की खबर मिल चुकी थी। वो दरवाजे पर दुल्हन के स्वागत के लिए खड़ी थी कि राजा गुस्से में भरा हुआ अकेला वापस आ गया। अब क्या हुआ? मां ने दुखी होकर पूछा। शादी का नाम लीजिए अब मेरे आगे। अपनी शहर की जितनी अंधी, गंजी, जख्मी लड़कियां हैं, आपने मेरे ही नसीब में लिख दी। अगले दिन मां को पता चला कि जासूस सही कह रहा था। उन्हें गुस्सा भी आया और बेटे के लिए अफसोस भी हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। मां टुटमुन के सामने अपने दिल के फफोले फोड़ती और टुटमुन कमाल होशियारी से मरहम रखती थी। इस बार उनको मां बेटे की शादी पर राजी करने में पूरा 1 साल लग गया। अब के जिस अमीर के घर में रिश्ता हुआ, वहां मां खुद जाकर लड़की देख आई। अच्छी तरह देखभाल कर देखा। राजा ने कह दिया था कि अब मैं आपकी खातिर राजी हूं, लेकिन ये आखिरी मौका है, इसके बाद मैं कोई तमाशा नहीं होने दूंगा। शादी से 2 दिन पहले दुल्हन अपना काट धोने गई और दुल्हन वालों के यहां जा पहुंची। अब कि उसने खुद बताया कि मैं राजा साहब की पड़ोसन हूं। महल में मेरा आना जाना है। मैंने सोचा कि आपको उनके यहां के रीति रिवाज बताऊं। दुल्हन की सारी औरतें खातिर में बीच बीच में करेंगी। बहुत अच्छा किया पड़ोसन आपने, हम तो बहुत डरे हुए थे। सुना है राजा 4 तलाकें दे चुके हैं। पड़ोसन बोली, दरअसल राजा साहब को अपने रीति रिवाज बहुत प्यारे हैं। लोगों ने उनके रिवाजों के मुताबिक उनकी और बारात की खातिर नहीं की, इसीलिए वो नाराज हो गए। तुम जानो राजाओं के मिजाज। नाराज होकर तलाक ले आए। अब आप लोग जैसा मैं बताऊं वैसा ही करें। अच्छा, बताइए कि बारात के स्वागत के लिए क्या किया जाएगा। लड़की वालों ने बताया कि राजा साहब के लिए सोने और हीरों का हार और बारातियों के लिए गुलाब के फूलों के हारों का इंतजाम है, और खाने में हर किस्म के मुगलई खाने के पकाने के लिए दूर दूर से बावर्ची बुलाए गए हैं। टुटमुन बोली, अरे यही तो सबसे बड़ी गलती आप लोग करने जा रहे हैं। राजा के यहां नियम है कि पहले दिन जब दूल्हा आए तो उसे मिट्टी की हांडियों में छेद करके उसका हार पहनाया जाएगा और बारातियों को टूटे बर्तनों का हार पहनाया जाए और खाने में मिट्टी के कुंडों में नमकीन दलिया पेश किया जाए। मिट्टी के बर्तनों को राजा के खानदान में बड़ा पवित्र समझा जाता है। दूसरे दिन भले ही आप उन्हें हीरे जवाहरात के हार पेश करेंगे और स्वादिष्ट खाने खिलाएंगे, कोई हर्ज नहीं। लड़की वाले पहले तो हैरान हुए, फिर शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे कि पड़ोसन, आपने तो हमें सच बताया और हमारी आंखें खोल दी। हमारे ऊपर एहसान किया ये सब बताकर, वरना हमारी लड़की भी तलाक पाकर घर में बैठी रहती।
अपने इस मकसद की कामयाबी का यकीन करने के बाद टुटमुन दुआएं देती हुई वापस महल में आ गई। धूमधाम से बारात चढ़ी। जैसे जैसे बाराती शादी के हॉल में दाखिल होते, उन्हें टूटे बर्तनों का हार पहनाया जाता। हर एक हैरान होकर पूछता कि ये क्या है। पहनाने वाले कहते कि जनाब, ये आपके यहां ही की रीत है। आखिर में राजा साहब दाखिल हुए तो होने वाले ससुर ने मिट्टी की हांडियों का हार बड़े आदर से उनके गले में डाल दिया। राजा तो हैरान परेशान खड़ा रह गया। पूछा, ये क्या है? ससुर ने आदर से कहा, हुजूर, आप ही के यहां का रीति रिवाज है। राजा ने वो हार उतारकर जमीन पर दे मारा। साथ ही साथ सारे बारातियों ने भी यही किया। सारे बर्तन टूटे टुकड़ों से भर गए। लड़की वाले समझे ये भी शायद कोई रिवाज होगा। राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मां की धमकियों और कस्मों के बारे में सोचकर खून का घूंट पीकर रह गए। खैर, निकाह हो गया। खाने के लिए दस्तरखान बिछा। हर बाराती के आगे मिट्टी का कुंडा लाकर रखा गया और उसमें गरम गरम पतला दलिया डाला जाने लगा। जो भी पूछता, ये क्या है, तो जवाब मिलता, ये यहां की रीत है। लोग राजा के डर से चुप रह गए, लेकिन जब राजा के आगे सबसे बड़ा कुंडा लाकर दलिया डाला गया तो राजा का गुस्सा अपनी आखिरी हद को छूने लगा। उन्होंने उठाकर कुंडा दूर फेंका और उठकर खड़े हो गए। हद होती है बेइज्जती और अपमान की। मैं चुप हूं तो तुम लोग सर पर ही चढ़े हो। सारे दरबारियों और मेरी बेइज्जती की है तुम लोगों ने। नहीं ले जाना मुझे तुम्हारी बेटी को, अपने पास रखो। मैंने इसे तलाक दी। राजा ने 3 तलाक देकर गुस्से में भरा पैदल ही महल में वापस आ गया। मां हार लिए, फूल लिए खड़ी थी, क्योंकि मां को यकीन था कि अब के तो दुल्हन घर में जरूर आएगी। वो खुद जाकर लड़की लेकर आई थी। राजा ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। हैरान परेशान मां को बारातियों ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे लड़की वालों ने बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मां की आंखों में आंसू भर आए कि उनकी किस्मत में बहू और पोता खिलाने का सुख नहीं लिखा। टुटमुन ने खूब तसल्लियां दी, राजा की तारीफ की, उनके काम को सही साबित करने की कोशिश की। दिन गुजरने लगे, लेकिन अब राजा के दिमाग में टुटमुन के किरदार को लेकर शक और संदेह पैदा होने लगे। शहजादी की कसम याद आई और अपनी 5 तलाकों का एहसास हुआ। राजा अपना खाली वक्त मां के कमरे में बिताने लगा, जहां टुटमुन खड़ी रहती थी। कभी कहते, मां, अपनी टुटमुन से कहिए कि मुझे पानी पिला दे। कभी कहते, टुटमुन, जरा मेरे पांव दबा दो, तो टुटमुन जानबूझकर कहती, देख लीजिए बेगम साहिबा, राजा साहब मजाक कर रहे हैं। मेरा कोई पुर्जा टूट गया तो कौन ठीक करवाएगा? मेरी शहजादी भी भगवान को प्यारी हो चुकी। मां राजा को डांटती, इसको परेशान मत किया करो, ये मेरी तन्हाई की दोस्त है, बहू तो नहीं मेरी किस्मत में। ये टूट फूट गई तो मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन राजा लगातार उसकी ताक में रहा। एक दिन मां के कमरे में ही सो गए। शहजादी का डर से बुरा हाल था। काफी देर इंतजार किया। जब यकीन हो गया कि सब सो गए हैं, तो अपने काट से निकली। धीरे धीरे बावर्ची खाने से खाना लेकर लौट रही थी कि पीछे से राजा ने आकर कलाई पकड़ ली। घबराहट में सारा खाना जमीन पर गिर गया। राजा बोला, अब कब तक बदलोगी मुझसे? अब तो तुम्हारी कसम भी पूरी हो गई। मैं हारा और तुम जीती, अब तो आ जाओ। शहजादी बोली, अगर आप राजा हैं तो मैं भी शहजादी हूं। फिर हम दोनों ने अपनी अपनी कस्में पूरी करनी थी। अब मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूं। दोबारा बारात लेकर आइए और मुझे ले जाइए। और हां, अम्मा जान को भी साथ लाना। राजा ने सुबह जब उठकर मां को टुटमुन की हकीकत बताई तो वो खुशी से फूले नहीं समाए। फौरन महल में शादी की तैयारियां होने लगी। धूमधाम से बारात चढ़ी और दुल्हन को बड़े अरमानों से विदाई करवाकर महल में ले आए। पूरे महल में और शहर में खुशियां छा गई। शहजादी ने सबसे पहला काम यह किया कि उन 5 औरतों का शाही खर्च पर बेहतरीन इलाज करवाया जिनकी इज्जत उन्होंने बर्बाद की थी
और फिर अमीर और शरीफ लड़कों से उनकी शादियां करवाईं। भगवान ने जैसे उनके दिन फेर दिए। उसके बाद शहजादी और राजा खुशी खुशी रहने लगे।